अच्छा जी, हमने जो है वो स्कैटरिंग थ्योरी जो है उसको शुरू किया हुआ था और लास्ट में मैंने क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी का जिक्र किया था। तो उसके अंदर हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है उसको आज स्टडी करना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है, अगर पार्टिकल जो हैं वो इंसिडेंट हो विद एन इनफाइनाइटेसिमल पैच, किसी इनफाइनाइटेसिमल पैच ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर जिसका एरिया डी सिग्मा हो। ठीक है, उस पैच का एरिया ऑफ पैच जिसके ऊपर पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट इज डी सिग्मा। ठीक है, वो डी सिग्मा के हो तो इससे पार्टिकल स्कैटर होंगे इन इनफाइनाइटेसिमल सॉलिड एंगल, यानी कि 3D के अंदर। सॉलिड एंगल कब आता है? जब हम 3D की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल में ये होंगे, तो सॉलिड एंगल जो है जिसमें ये स्कैटर होंगे उसको हम कहेंगे डीओ। तो जो लेयर्स हैं, जो अगर लार्जर डी सिग्मा होगा तो फिर बिगर डी होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डी ऑफ थीटा फाई है, दैट विल बी इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी ओहम। इसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। इसको हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है उसका नाम देते हैं ऑफ स्कैटरिंग। यानी कि जब स्कैटरिंग हो रही हो तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है उसका निकल आता है। अब अगर मैं इसको एक फिगर बनाऊं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज करें कि ये स्फीयर है और ये पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं यहां से, और ये लाइन है विच इज ड्रॉन पैरेलल। ठीक है, तो इधर से भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं इस पॉइंट से वो इस तरफ भी स्कैटर होंगे, वो इस तरफ भी स्कैटर होंगे। तो यहां से ये क्रॉस सेक्शन जो है उसको हम बना लें, ये, और इसको ये इसकी विड्थ जो है वो बना लें। अच्छा, अब ये यहां से जो स्कैटर हो रहे हैं, ये पॉइंट जो है इसको आप लाइन को आगे ले जाएं तो यहां से इस तरफ भी स्कैटर होंगे, इस तरफ भी स्कैटर होंगे, इस तरफ भी स्कैटर होंगे। ठीक है, टारगेट के साथ हिट करने के बाद अब ये एंगल जो यहां से बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है फाई। ये एंगल जो यहां पर बन रहा है ये है थीटा। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल जिसके अंदर बन रहा है ये है डी ओहम, जिसको हम सॉलिड एंगल का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर जो है ये हमारे पास
ये हमारे पास कोई डी सिग्मा है, ये डी सिग्मा है, और ये बी जो है ये इंपैक्ट पैरामीटर है। और इधर से भी अगर ये नॉर्मल ड्रा करें तो यहां पर ये एंगल जो है वो फाई बनेगा। ठीक है, अब ये एंगल, ये सारा इसके अंदर जो ये वाला है, ये डी हम बन रहा है, इसको डी फाई जो है वो कह रहे हैं। ये जो ये वाला एंगल है ये डी फाई है, ये वाला थीटा है, ये वाला जो है ये डी ओहम है। ठीक है, तो अब ये फिगर क्या है हमारे पास, ये पार्टिकल्स हैं जो इंसिडेंट है ऑन द एरिया डी सिग्मा और स्कैटर करते हैं किसके अंदर, सॉलिड एंगल डी ओहम में। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है कि ये जो डी सिग्मा है, सॉरी डी ओहम जो है ये, दैट इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं, आप एरिया इसका जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर साइन थीटा डी फाई ओवर आर स्क्वायर। तो डी ओहम विल बी इक्वल टू साइन थीटा डी फाई जो है वो आ जाएगा, और यहां पर फाई जो है ये आपको पता है कि 0 से 2 पाई तक जाता है। अब आपने अगर टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा। टू कैलकुलेट द टोटल क्रॉस सेक्शन, अगर आपने टोटल क्रॉस सेक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है तो सिग्मा जो है इसका इंटीग्रल ले लें, डी सिग्मा ओवर डी ओहम डी ओहम। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टोटल एरिया है इंसिडेंट बीम का, दैट इज स्कैटर्ड बाय द टारगेट, जो कि टारगेट से स्कैटर होती है। अब उसके अंदर पूरा जो वो एक पार्टिकल तो स्कैटर नहीं ना हो रहा, वो 3D के अंदर बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो स्कैटर हो रहे हैं, तो फिर वो हम सब का अलग अलग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा हम वो टोटल इंपैक्ट के लिए फिर क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल जो है वो ले लेते हैं। ठीक है जी, कि टोटल कितना जो है वो यहां से निकाला है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल क्रॉस सेक्शन जो है ये इंटीग्रल है डी थीटा फाई का ओवर ऑल सॉलिड एंगल्स, तमाम सॉलिड एंगल्स के। अब उस स्फीयर के अंदर जितने सॉलिड एंगल्स जो हैं बन रहे, वो कोई एक सॉलिड एंगल तो नहीं बन रहे, वो बहुत सारे सॉलिड एंगल्स जो है वो बन रहे हैं। तो ये उनके ऊपर आप इसका फिर इंटीग्रल जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी तक हमने जो ये यहाँ पर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो निकाला है, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर जो है वो इस तरह डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है स्कैटर्ड पार्टिकल्स का जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और वो क्या होता है कि उसको हम 3D के अंदर कैलकुलेट, ऐसे तो करने को तो आप 1D में भी कर सकते हैं, 2D में भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर पिक्चर जो है वो तब ही आती है जब आप किसी सिस्टम को 3D के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा मजीद क्लियर पिक्चर लेनी हो तो फिर चौथी डायमेंशन भी उसके अंदर ऐड करनी पड़ती है, जिसको हम टाइम कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट आगे मूव ऐड करना है वो हमने करना है क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर। ये डस्टर का है।
क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी। ठीक है, बेसिकली तो हमने क्वांटम को यहाँ पर सही करना है। तो इन जनरल जो क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग प्रॉब्लम होते हैं, इनको जो प्रेजेंट करना होता है इन ए वेल डिफाइंड मैथमेटिकल फॉर्म, वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यानी कि किसी वेल डिफाइंड मैथमेटिकल, क्योंकि क्वांटम के अंदर तो कोई चीज भी वेल डिफाइंड नहीं होती, तो स्कैटरिंग कहाँ से वेल डिफाइंड होगी। ठीक है, कोई चीज भी उसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं है, हर एक के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो होती है। तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा डिफिकल्ट है सॉल्व करना एज कंपेयर टू कि आप क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी जो है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें ग्रीन फंक्शंस और पता नहीं क्या क्या किन किन फंक्शंस का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर उनको इस्तेमाल करके तो हम ये इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और ये वाली चीजें जो है उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बिट हार्डर एज कंपेयर टू क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी। तो अब जो काज है इसकी डिफिकल्टी का, वो ये है कि जो इंसिडेंट नेचर है इसकी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप जारी बात है कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब भी किसी सिस्टम को सॉल्व करना है तो आपको वहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जारी बात है जब आपने स्कैटरिंग को भी डिस्कस करना है तो स्कैटरिंग को भी डिस्कस करने के लिए आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ही सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही सॉल्व करके आगे से आप उसके क्रॉस सेक्शन और एम्पलीट्यूड जो है उनको निकालेंगे कि भाई जो पार्टिकल्स आए थे क्वांटम मैकेनिकल लेवल पर वो टकराए, टकराने के बाद उन्होंने जो सॉलिड एंगल बनाया, कितने पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर हुए, किस एंगल पे हुए, एंगल नहीं आपको सही इतना पता लगता। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो आप एंगल जो है उसको निकाल लेते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप एंगल क्या होते हैं, एंगल भी तो बेसिकली पोजीशन ही होती है ना, तो आप एक्यूरेटली इसकी पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसके हमें एक्यूरेट पोजीशन जो है उसका पता नहीं चलता। अब यहाँ पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, हमें इस बात का पता है कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किस वक्त यूज करते हैं। हम किसी वैल के अंदर उसको सॉल्व करें या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसको सॉल्व करें तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उन बाउंड्री कंडीशंस के तहत जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप वैल के अंदर फ्री पार्टिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी तो आप बाउंड्री कंडीशंस ही लगाते हैं, और बाउंड्री कंडीशंस लगाकर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस का होना जरूरी है। अब ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ये प्रायर है, इनका होना जरूरी है, इनके बगैर आप सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है उसके अंदर जो बिहेवियर है वेव फंक्शन का, हमें उसे देखना पड़ता है। बेसिकली आपको इस बात का पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का काम ही होता है कि वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास वेव फंक्शन जो है वो कैलकुलेट होके आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो स्पेशल केसेस होते हैं इनके अंदर हम जो है इंफिनिटी के ऊपर कुछ वेव फंक्शंस या उनको डिफाइन करते हैं या उनको जो है वो सपोज करते हैं और उनको लेकर फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि आपने गैस लगाया होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में गैस नहीं होता। ठीक है, इधर इस जगह पर क्या होता है, वो आपने गैस किया होता है वेव फंक्शन, और उस गैस किए हुए वेव फंक्शन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखकर आप देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जनरल सिचुएशन है ये, इसमें ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है कि आप गैस कर सकें किसी फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन को एट इंफिनिटी, मतलब कोई वेव फंक्शन ले कि वो इंफिनिटी के ऊपर ले रहे हैं। तो इसलिए जो समटाइम हमें यहाँ पर जो है डिफरेंट अप्रोचेस यूज करनी पड़ती हैं, और वो डिफरेंट अप्रोचेस जो होती हैं वो टफ होती हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर क्वांटम के मसाइल, ठीक है, और क्वांटम का सबसे बड़ा मसला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
ठीक है, अब हमने देखनी है इसके अंदर, ये तो मैंने इसका आपको, ये मैं ना इसके ये पेजेस कर दूंगा, ये मुझे लास्ट टाइम भी याद नहीं थे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो है हमने जो देखनी है पोटेंशियल स्कैटरिंग देखनी है। पोटेंशियल स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहां पर हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे। कंसीडर करें कि हमारे पास एक इंसिडेंट बीम है ऑफ आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। कंसीडर ए बीम इंसिडेंट बीम of identical and non-interacting particles। ठीक है, एक बीम है आइडेंटिकल और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की, और ये ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग with momenta p is equal to 2me अंडर रूट। यहां पर ये एनर्जी है और ये एनर्जी हम लेंगे अलोंग द जेड एक्सिस। P is the energy और P मोमेंटम है, P is along z एक्सिस। मोमेंटम जो है वो along z एक्सिस। अब यहां पर जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है वो है हमारे पास V ऑफ R, और जो स्कैटरिंग बीम ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम फिक्स कर देते हैं बाय सेंटर ऑफ फोर्स V ऑफ R। व्हाट इज दिस इज स्कैटरिंग पोटेंशियल। ये आपके पास स्कैटरिंग पोटेंशियल है और इसको हमने फिक्स किया होता है सेंटर ऑफ फोर्स से, यानी कि सेंटर ऑफ मास। अब जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर हम इसको राइट डाउन करें तो माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m प्लस V ऑफ R U E ऑफ U, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपके पास इलास्टिक स्कैटरिंग है तो इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व होती है। हमें पता है कि इन इलास्टिक के अंदर कंजर्व नहीं होती, लेकिन इलास्टिक के अंदर जो है वो कंजर्व होती है। तो ये एनर्जी जो है ये ई पी स्क्वायर ओवर 2m के बराबर है, और इसको लिख सकते हैं आप एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, क्योंकि पी जो है वो एच कट के बराबर। ठीक है, अब ये जो E की वैल्यू है इसकी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस U ऑफ R
u ऑफ r इज इक्वल टू 0। यहां पर u ऑफ r जो है ये दैट इज इक्वल टू 2m ओवर h कट स्क्वायर v ऑफ r के बराबर है। तो अब यहां पर v ऑफ r जो है ये हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट v ऑफ r यानी कि ये जो पोटेंशियल v ऑफ r हैज आइदर ए फाइनाइट रेंज कि इसकी कोई फाइनाइट रेंज है और फॉल्स फास्टर देन 1 over r as r goes to infinity। तो ये जो v ऑफ r है इसकी या तो फाइनाइट रेंज होगी, फाइनाइट रेंज का मतलब है कि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, एक ऐसी रेंज के अंदर है कि जो इनफाइनाइट नहीं है, या अगर r को इन्फिनिटी ले यानी कि पोजीशन को अगर इन्फिनिट ले ले तो फिर ये फॉल करेगा फास्टर देन 1 over r। 1 over r का जो फॉल होता है उससे भी तेजी से फॉल करना शुरू कर देगा, यानी कि ये पोटेंशियल जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी फाइनाइट जो है वो रेंज है। अब आप ये कहें कि अज्यूम करें कि सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस के ऊपर एट लार्ज डिस्टेंस, अगर आपके पास काफी लार्ज डिस्टेंस है तो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर अगर z जो है ये माइनस इंफिनिटी के बराबर है और r इंफिनिटी के बराबर है फ्रॉम ओरिजिन या सेंटर ऑफ सोर्स फोर्स, फ्रॉम ओरिजिन और सेंटर ऑफ फोर्स, यानी कि ये हमारे पास कंडीशंस है। तो जो पार्टिकल्स हैं इन द बीम वो फ्री है एंड ईच हैव कांस्टेंट मोमेंटम या एनर्जी, यानी कि अगर ये कंडीशंस हैं तो इन कंडीशंस के तहत पार्टिकल, अब आप देख रहे हैं z माइनस इनफाइनाइट है, r भी इनफाइनाइट है, ये तो आप इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, इन्फिनिटी का तो मतलब है कि कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो इन्फिनिटी तक आपने लिमिट किया उसके ऊपर लगा दिया। तो जब इन्फिनिटी तक आपने उसके ऊपर लिमिट लगा दिया तो उसका मतलब है कि उस इनफाइनाइट के अंदर उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट। ठीक है, ये अगर ये वाली याद जो है वो लगा दो, तो जो पार्टिकल्स हैं द पार्टिकल्स इन द बीम आर फ्री, तो पार्टिकल जो बीम के अंदर है ये फ्री है एंड ईच हैविंग मोमेंटम p कांस्टेंट, इधर रख लें कांस्टेंट मोमेंटम p r e। तो अब यहां पर हम इमेजिन करते हैं एक इंसिडेंट प्लेन वेव, और उस इंसिडेंट प्लेन वेव का वेव फंक्शन लेते हैं। इमेजिन ए इंसिडेंट प्लेन वेव, एक इंसिडेंट प्लेन वेव लें और उसका जो वेव फंक्शन है u इंसिडेंट ऑफ z इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा के z। अब ये ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर, ये प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है इन z डायरेक्शन।
द प्लेन वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन। प्लेन वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, विच इनकाउंटर ए स्कैटरिंग पोटेंशियल, जहां पर उसको स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है उससे उसके आगे आ जाता है, तो वो टकराती है उसके साथ, प्रोड्यूसिंग एन आउट गोइंग स्फेरिकल वेव, जिसके नतीजे में यानी कि जब स्कैटरिंग होती है तो उसके बाद एक स्फेरिकल वेव जो है वो फॉर्म हो जाती है, एक स्फेरिकल वेव जो है वो बन जाती है। अब आप अगर इसकी फिगर बनाएं, तो जब ये स्कैटर होगा तो स्फेरिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये जा तो इस तरफ रही है जेड के अंदर, ठीक है, ये आ रही है आपकी प्लेन वेव, और इस प्लेन वेव जो है इसका ये ई के पावर एयोटा के जेड इसका वेव फंक्शन है, ठीक है। और जब ये आता है इधर, ये टकराता है इसके साथ, तो ये स्कैटर होती है यहां पर, और ये इस तरह की वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती है। तो ये यहां पर जो है एक 3D के अंदर वेव जो है वो जनरेट होगी, इसको कहेंगे ई की पावर एटा के आर, और ये यहां से कोई एंगल थीटा जो है वो बनाएगा। तो ये क्या है, ये स्कैटरिंग ऑफ वेव्स है इनकमिंग वेव लेयर की जो जनरेट कर रही है आउट गोइंग स्फेरिकल वेव्स, यानी कि आप प्लेन वेव्स नहीं है और स्कैटरिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो रही है, स्फेरिकल वेव्स। इसलिए आप पीछे जब हमने कैलकुलेट किया था, तो वो प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट किया था उसके अंदर हमने स्फेरिकल यानी कि सॉलिड एंगल जो है उसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट मैं अभी आके दोबारा फिर से जो है वो करता हूँ। अभी मैं अच्छा, अभी मैंने जो है वो एक फिगर वो स्कैटरिंग की बनाई थी, ठीक है, उसकी मैं एक और फिगर जो है ना वो यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ। ये देखे प्लेन वेव आ रही है, ठीक है, और ये अलोंग जेड एक्सिस जो है वो प्लेन वेव जा रही है। तो इस जगह पर ये कोई टारगेट है, और इसके राउंड अबाउट जो है हमारे पास ये कुछ स्फेरिकल टाइप वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इधर भी ये प्लेन वेव है, ये भी प्लेन वेव होगी, और अच्छा अब यहां से ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल ये बन रहा है, ठीक है, जिसको आप कहेंगे
ये सॉलिड एंगल जो बन रहा है ये कितना है, ये सॉलिड एंगल डी ओहम सॉलिड एंगल जो है वो बन रहा है। और यहां से भी आगे ये प्लेन वेव और ये भी वेव, ये जो है यहां पर ये टारगेट है, ठीक है। ये प्लेन वेव आ रही है, उसका ये के वेक्टर है, वेव नंबर, ये के नॉट वेक्टर। अब ये पूरी जो है ये स्कैटर्ड आउट गोइंग वेव है। ये जो हमारे पास यहां से ये आ रही है ये इंसिडेंट वेव है, और ये जो वेव है जो एंगल नहीं बना रही ये अनस्कैटर्ड वेव। ठीक है, अब यहां से जो एंगल बनेगा वो थीटा है, यानी कि के और के नॉट के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, स्कैटर्ड और अनस्कैटर्ड के दरमियान में वो एंगल जो है वो थीटा है। तो ये एक इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव है। तो जो इंसिडेंट प्लेन वेव है उसका अगर आप जो है वो वेव फंक्शन राइट डाउन करें तो इंसिडेंट प्लेन वेव का वेव फंक्शन फाई इंसिडेंट ऑफ आर ए ई की पावर के नॉट डॉट आर, ठीक है। और जो स्कैटर्ड है फाई स्कैटर्ड ऑफ आर दैट इज इक्वल टू ए ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई ई की पावर एयोटा के डॉट आर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास वेव फंक्शन आउटगोइंग वेव का है और ये वेव फंक्शन इंसिडेंट वेव का है। ये इंसिडेंट वेव और ये आउटगोइंग वेव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो टोटल हमारे पास वेव फंक्शन होगा उसके अंदर इंसिडेंट वेव भी होगी और स्कैटर्ड वेव जो है वो भी होगी। तो अब जो है वो इसको अगर हम राइट डाउन करें तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके लिए दैट इज साई आर वन कामा आर टू कामा टी दैट इज इक्वल टू साई ऑफ आर वन कामा आर टू ई की पावर माइनस एयोटा ई टोटल टी ओवर एच कट। ये मैं इसके अंदर जो है वो टाइम डिपेंडेंस का पार्ट भी जो है वो ले आया हूं। तो ये अब क्या ये वेव फंक्शन लिखा है, ये इलास्टिक स्कैटरिंग है फॉर टू स्पिनलेस नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है, जिनका मास m1 और m2 है। तो इट इज ए केस of
इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है बिटवीन टू spinless non relativistic particles। दो स्पिनलेस नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं ऑफ मासेस m1 एंड m2। m अब यहां पर ET जो है वो इसके अंदर टोटल एनर्जी है, और जो साई ऑफ R12 है ये सॉल्यूशन है इज सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप देखें कि इसके लिए अगर मैं श्रोडिंगर वेव, मैंने पीछे भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, लेकिन उसके अंदर मैंने दो पार्टिकल्स जो हैं उनको कंसिडर नहीं किया था, वहां पर सिंगल पार्टिकल के साथ उसको किया था। अब यहां पर मैं दो पार्टिकल्स जो हैं उनको कंसिडर कर रहा हूं, तो दो पार्टिकल्स को कंसिडर कर रहा हूं, तो इसके लिए h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर 1 माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर 2 प्लस v ऑफ R1 R2। ये स्कैटरिंग पोटेंशियल है, वहां पे हमने क्या स्कैटरिंग पोटेंशियल लिया था, v ऑफ R से। यहां पर R1 और R2 जो है स्कैटरिंग पोटेंशियल होगा, और ये हो जाएगा साई ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू ई साई ऑफ R1 R2। इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर V जो ये है R1 R2, ये क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द पोटेंशियल representing the interaction between two particles। ये दो पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारे पास इंटरेक्शन है M1 और M2 के दरमियान, ये डिपेंड करेगी ओनली ऑन देयर रिलेटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, M1 और M2 की किस पर, उनके रिलेटिव, यानी कि R1 माइनस R2 के ऊपर डिपेंड करेगी। M1 एंड M2 इंटरेक्शन डिपेंड्स upon the relative distance R1, बल्कि इसका रिजल्टेंट निकाल लें R2 माइनस R1, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, और इसको यूं भी लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2 का मॉड। अब ये जो V ऑफ R1 R2 है, इसको हम V ऑफ R लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करें कि जो M है टोटल मास, वो M1 प्लस
m2 के बराबर है, तो फिर v ऑफ r1 r2 को आप v ऑफ r के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहां पर हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है एक फ्री पार्टिकल की तरह, और ये जो फ्री पार्टिकल है इसका फिर जब सेंटर ऑफ मास लेंगे तो फिर वहां पर आप रिड्यूस मास भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं। तो उन दो पार्टिकल्स का रिड्यूस मास जो है म्यू, वो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर आ जाएगा, जो कि किसमें मूव कर रहा है, पोटेंशियल v ऑफ r में। ये म्यू किसमें मूव कर रहा है, इन पोटेंशियल, मूव्स इन पोटेंशियल v ऑफ r, इस पोटेंशियल के अंदर ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैं राइट डाउन कर सकता हूं रिड्यूस मास की फॉर्म, क्योंकि आपके पास दो मास है ना, उनका सेंटर ऑफ मास मिलता है, तो फिर उसको रिड्यूस मास की फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 म्यू डेल स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस बी ऑफ आर साई ऑफ आर ई साई ऑफ आर, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस प्रॉब्लम को हमने टू पार्टिकल प्रॉब्लम को वन पार्टिकल में रिड्यूस कर दिया, और इसका हम शो करेंगे कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं एसिम्प्टोटिक फॉर्म में। एसिम्प्टोटिक फॉर्म यानी कि वो जो वैल्यूज इसके साथ वेरी कर रही, उस फॉर्म में हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, किन पार्टिकल्स की, म्यू पार्टिकल्स की, क्योंकि म्यू जो है वो दो पार्टिकल्स का स्कैटरिंग है, तो उसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पर डी सिग्मा ओवर डी ओहम के बराबर जो है वो होगा। तो इंसिडेंट जो वेव पैकेट है, यानी कि जो इनिशियली एनर्जी आपके पास, इनिशियली जो वेव आ रही है उसकी स्कैटरिंग के बाद जो डायरेक्शन है, ये अभी जो मैंने फिगर बनाई थी, स्कैटरिंग के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है कि वो थीटा और फाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो किसके अंदर चला जाता है, स्फीयर के अंदर, प्लेन वेव से वो स्फीयर में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। तो अगर वो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है तो स्कैटरिंग है पार्टिकल मास जिनका म्यू है फ्रॉम ए फिक्स स्कैटरिंग सेंटर, तो उसको हम वी ऑफ आर से डिस्क्राइब करेंगे, और आर जो है वो डिस्टेंस होगा, वी ऑफ आर से डिस्क्राइब यानी कि ये जो आर है, ये किसका, ये म्यू पार्टिकल्स का है। ठीक है, और ये वी ऑफ आर जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ मास से आप डिस्टेंस ले रहे हैं। अब इस वी ऑफ आर की जो रेंज है वो हमारे पास फाइनाइट रेंज होगी, हम कहेंगे कि वो फाइनाइट रेंज जो है वो कोई रेंज ए है। ठीक है, यानी कि यू कैन से कि जो हमारे पास स्कैटरिंग है ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम, जो स्कैटरिंग है पार्टिकल ऑफ मास और म्यू फ्रॉम ए फिक्स स्कैटरिंग सेंटर, फिक्स स्कैटरिंग सेंटर से, और वो जो फिक्स स्कैटरिंग सेंटर है वो कितना है, वो वी ऑफ आर, जहां पर वेयर आर इज द
डिस्टेंस, और आर जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द पार्टिकल म्यू टू द सेंटर वी ऑफ आर। इस तरह अब हम ये कहते हैं कि वी ऑफ आर जो है इसकी फाइनाइट रेंज ए है। वी अज्यूम that V of R has finite range A। V of R जो है उसकी कोई finite range A है। तो इसका मतलब है कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन पार्टिकल एंड पोटेंशियल अकर ओनली इन द रीजन ऑफ स्पेस, सिर्फ उस रीजन ऑफ स्पेस में अकर करेगी इंटरेक्शन पार्टिकल की और पोटेंशियल की जहां पर R लेस देन इक्वल टू A होगा। और ये R लेस देन इक्वल टू A क्या है? विच इज द रेंज ऑफ V ऑफ R, विच इज द रेंज ऑफ V ऑफ R, जो कि V ऑफ R की रेंज है, पोटेंशियल की ये रेंज है R लेस देन इक्वल टू A, या इसको आप कह सकते हैं R स्कैटरिंग रीजन। तो अब आउटसाइड दिस रेंज, यानी कि अगर R ग्रेटर देन A हो जाए, इस रेंज से आप, यानी कि ये रेंज क्या है, यहां तो R A के बराबर है या R लेस देन A है, लेकिन आप इस रेंज से बाहर चले जाए अगर, यानी कि R ग्रेटर देन A कर दें, आउटसाइड दिस रेंज, यानी कि R ग्रेटर देन A कर दें, इस रेंज से बाहर चले गए तो फिर पोटेंशियल जो है V ऑफ R विल बी इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा। और जब वो 0 हो जाएगा तो फिर जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो हमने 2 लिखी थी, ये बन जाएगी डेल स्क्वायर प्लस के नॉट का स्क्वायर फाई इंसिडेंट ऑफ R इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। और यहां पर के नॉट स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 2 म्यू ई ओवर एच कट स्क्वायर के बराबर है। अगर आप ये केस होकर म्यू बिहेव करे एज ए फ्री पार्टिकल बिफोर क्लूजन, तो फिर हम इसको, यानी कि क्लूजन से पहले जो रिड्यूस मास है आपका, वो बिहेव कर रहा है एज ए फ्री पार्टिकल, ठीक है। बिफोर collision mu behaves as a free particle। तो अगर ये बिहेव करे एज अ फ्री पार्टिकल collision से पहले, तो इसकी जो प्लेन वेव है, सो इट्स प्लेन वेव is phi incident of R is equal to a e की पावर आयोटा k नॉट डॉट R के बराबर आ जाएगा। अब k नॉट जो है ये वेव वेक्टर है जो एसोसिएटेड है विद इंसिडेंट पार्टिकल, a नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। अब जो प्रायर है टू द इंटरेक्शन विद टारगेट, the particles of the incident beam are independent of each other। इंसिडेंट यानी कि दो पार्टिकल्स जो आ रही हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर उनकी कोई डिपेंडेंट, दे मूव लाइक फ्री पार्टिकल्स, वो फ्री पार्टिकल्स हैं। और उन फ्री पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है, ठीक है, ईच फ्री पार्टिकल
हैज मोमेंटम, हर फ्री पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम जो है वो पी एच कट के नॉट के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब इंसिडेंट वेव जो है वो क्लाइड करती है और इंटरेक्ट करती है टारगेट के साथ, तो एक आउट गोइंग स्कैटर्ड वेव आ जाती है आपके पास। तो इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो हर तरफ से एक तरह की हो। आइसोट्रोपिक ऐसा मीडियम होता है जो हर तरफ से, अब क्योंकि ये सफियर के अंदर प्लेन वेव जिसमें कन्वर्ट हो रही है सफियर में है, तो सफियर तो सिमेट्री होती है, हर तरफ से एक जैसा होता है, इसलिए आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग जो है वो हो रही है आपके पास। और जो स्कैटर वेव है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि वहां पर जो मैंने फिगर बनाई थी उसमें वो स्फीयर्स जो हैं वो बन रहे थे, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। और उसकी जो फॉर्म आती है आपके पास उस स्फेरिकली सिमेट्रिक की, वो फॉर्म जो है इज लाइक, ये होती है ई की पावर आयोटा के डॉट आर ओवर आर, इस तरह की फॉर्म आती है हमारे पास। अब हम ये कहते हैं कि जो स्कैटर्ड वेव होती है जनरली वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होती है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है थीटा और फाइव के अलॉन्ग विद विच इट इज डिटेक्टेड। ठीक है, थीटा और फाइव के अलॉन्ग इसका एम्पलीट्यूड जहां पर आप इसको डिटेक्ट करते हैं। तो अगर थीटा और फाइव के अलॉन्ग है, सिमेट्रिक तो तब हो जब आर थीटा फाइव हो, लेकिन आर तो नहीं इसके अंदर आ रहा। ठीक है, तो जर्नली जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होती, और हम इसको लिखते हैं फाई scattered of r is equal to a f of theta phi e की पावर आयोटा k डॉट r ओवर r। अब f ऑफ थीटा फाई जो है ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। के वेव वेक्टर है जो एसोसिएटेड है स्कैटर्ड वेव से, थीटा एंगल है के और के नॉट के दरमियान। तो जब स्कैटरिंग टेक प्लेस कर जाती है तो जो टोटल वेव है वो कंसिस्ट करती है सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट प्लेन वेव और स्कैटर्ड वेव, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, स्कैटर्ड और इंसिडेंट जमा हो जाएंगे, यानी कि साई ऑफ आर विल बी इक्वल टू फाई इंसिडेंट ऑफ आर प्लस फाई स्कैटर्ड ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर प्लस एफ ऑफ थीटा फाई और ई की पावर आयोटा के डॉट आर ओवर आर। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई। यहां पर ए जो है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। अब ए का कोई भी इफेक्ट नहीं है इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, अब हमारा यहां पर काम है कि हमने डिटरमिन करना है एफ ऑफ थीटा फाई और डी सिग्मा वो डी ओहम, एफ ऑफ थीटा फाई और डी सिग्मा और डी ओहम। तो एफ ऑफ थीटा फाई जो है, एफ ऑफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर डी सिग्मा ओवर डी ओहम बराबर।
यानी कि अब हमारा नेक्स्ट जो है कि वो हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है उनको कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, यहाँ तक जो है ये हमें बात समझ आ गई कि हमने जो है ये जो है टोटल स्कैटर्ड और इंसिडेंट पे हमने क्या सिस्टम लिया था, दो पार्टिकल्स लिए, उन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास लिया, सेंटर ऑफ मास उसको रिड्यूस मास में कन्वर्ट कर दिया, और रिड्यूस मास में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो प्लेन वेव थी उसके दो पार्ट बन गए, एक उसका इंसिडेंट पार्ट था और एक उसका स्कैटर्ड पार्ट था। स्कैटर्ड पार्ट जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो आ रहा है। अब ये जो स्कैटरिंग, ये इक्वेशन तब कंप्लीट होती है अगर ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो कैलकुलेट हो, और ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है ये इसका मॉड स्क्वायर डी सिग्मा ओवर डी ओहम के बराबर है। तो अब नेक्स्ट हमारा काम यह है कि हमने जो है वो कैलकुलेट करना है इसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। पहले डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब आपको यहां पर इस बात का पता है कि जो हमने ये शो करना है कि डी सिग्मा ओवर डी ओहम जो है वो एफ ऑफ थीटा फाई के मॉड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आप जो इंसिडेंट हमारे पास वेव फंक्शन है, मैं कहता हूं कि u, यहां पर मैं वो फाई की जगह u लेने लगा हूं। ठीक है, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के जेड, ये ट्रेवल कर रहा है जेड डायरेक्शन के अंदर। तो जो इंसिडेंट करंट डेंसिटी है द इंसिडेंट करंट डेंसिटी आर फ्लक्स, यहां जो इंसिडेंट फ्लक्स है that is given by J incident is equal to minus iota h cut over 2m u star m del incident del u incident minus u incident del u incident star, ये हमारे पास इक्वेशन। इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं जे इंसिडेंट इज इक्वल टू एच कट ओवर एम, और इसका इमेजिनरी पार्ट ले लूं तो यू इंसिडेंट स्टार डेल यू इंसिडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर यू स्टार और यू की वैल्यू जो है उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट के बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा, बस जस्ट 2 मिनट्स। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें, जे इंसिडेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू एच कट ओवर एम इमेजिनरी इंटू, अब ये वैल्यू पुट करें ए ई की पावर माइनस आयोटा के जेड, ये स्टार के साथ आ जाएगा, और
d/dz e की पावर आयोटा के z, ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं j इंसिडेंट h कट ओवर m आई एम, ये a का मॉड स्क्वायर हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा के z और आयोटा के e की पावर आयोटा के z, ये ब्रैकेट आ गई। तो ये j इंसिडेंट हमारे पास आ जाएगा h कट ओवर m, बल्कि इसको लिख लें आप a का मॉड स्क्वायर h कट k ओवर m के यूनिट वेक्टर। ठीक है, इधर भी इसके साथ यहाँ पर अब जगह नहीं रही, इसके साथ यहाँ पर ये k यूनिट वेक्टर साथ लिख लेगा इस जगह पर, इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, पीछे ये एच कट ओवर एम, ये जे इंसिडेंट जो है वो निकल आएगी। अब इससे मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मैं यहाँ पर अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट कर